हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैप्टर में। और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले मैंने आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 3 चैप्टर पढ़ा दिए थे, और जिसमें मैंने आपको जब दूसरा चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया था, यानी कि उसमें न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ाया था। और ये जो चैप्टर है उससे थोड़ा मिलता जुलता है, उससे मिलता जुलता इस अंदाज से है जैसे कि वो जो हमने पढ़ा था वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे, और इसमें जो हमें पढ़ना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब दोनों के बीच डिफरेंस मैं आपको इस चैप्टर के भीतर ही बताऊंगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें हैं। देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इनका जो पर्पज़ होता है वो काफ़ी ब्रॉड वे में होता है। ब्रॉड वे का मतलब ये समझिए कि जैसे कि मैंने आपको आसियान के बारे में पढ़ाया था, तो आसियान के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आसियान में कितने मेंबर थे? 10। और वो 10 का काम क्या था कि उनके भीतर में जो समस्या हैं उन्हीं को सॉल्व करना। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे के पूरे विश्व के जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के ये फैसले लेते हैं, या फिर पूरे देश का शांति का मुद्दा हो या सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर हमें कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना हो ताकि जो देश विदेश के जो लोग हैं वो आपस में सही तरीके से रह सकें। ये जितने भी मुद्दे होते हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तय करता है। ओके, अब बात करते हैं कि आखिर हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ जाती है। तो देखिए भाई, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विवाद आप सुनते ही होंगे, युद्ध होते रहते हैं, विकास की बहुत ज़्यादा जरूरत है हमारे पूरे के पूरे विश्व को। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पूरे के पूरे विश्व को संभाल सके। जैसे कि मान लीजिए कल को बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध हो जाए तो वहाँ पर युद्ध को कौन रोकेगा। तो एक ऐसा हमारे पास की रोल होना चाहिए, फिर एक ऐसा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सभी देशों को बराबर महत्व से देखता हो। और ऐसी स्थिति में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर स्थिति को संभालते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी तो यहाँ पर यूएनओ साथ दे सकता था, लेकिन दोनों देशों ने आपस में मिलजुल करके सहमति बना ली। ऐसे ही मान लीजिए यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है तो यहाँ पर भी यूएनओ को बोलना चाहिए, बट वो बोल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर रशिया लड़ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जो आपका इजराइल है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई चल रही है, तो ऐसे स्थिति में भी जो यूएनओ है यहाँ पर जो मदद होती है लोगों को खाना पीना पहुँचाना वो कर रहा है, लेकिन युद्ध को रोक नहीं पा रहा। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर जो बड़ी शक्तियाँ जैसे कि यूएसए हो गया वो एक तरीके से सपोर्ट में है युद्ध के। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना वो सही से काम नहीं कर पाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जहाँ पर यूएनओ अपने आप को संभाल पाता है और देश को आगे बढ़ा पाता है। ओके, चलिए बात करते हैं यूएनओ के मेकिंग की कि आखिर यूएनओ बना कैसे। तो यूएनओ जो आपका बना था वो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। इसमें आज के समय में 193 कंट्रीज़ हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। देखिए जो यूएनओ आपका है वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। देखिए लीग ऑफ नेशन क्या है, तो आपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का नाम सुना होगा, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से 18 के बीच में। तो 1914 से 18 के बीच में जो वॉर हुई थी उसके बाद एक ऐसा हमें संगठन की जरूरत पड़ी थी जो भाई ऐसे वॉर्स को रोके, है ना, ताकि ऐसी कोई वॉर ना हो। तो ऐसे में ही क्या बनाया गया था भाई, लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जो कि 1920-21 के आसपास में बनाया गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया, यानी कि लीग ऑफ नेशन अपना काम नहीं कर पाया। जब लीग ऑफ नेशन अपना काम नहीं कर पाया तो वर्ल्ड वॉर 2 जैसी जो दिक्कतें जब हमें देखने को मिली तो इसलिए लीग ऑफ नेशन को हटा करके एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो लीग ऑफ नेशन है उसका सक्सेसर कौन बना भाई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। शुरुआत में इसमें जब ये संगठन बनाया जा रहा था तो इसमें 51 मेंबर्स ऑफ कंट्री थी। इसमें इंडिया इज वन ऑफ देम फाउंडिंग मेंबर्स। और अगर बात करूं इसमें की संख्या जो 193 कब हुई तो वो मई 2013 में हुई थी। और जो सबसे आखिरी देश था जो इसमें जुड़ा था वो था आपका साउथ सूडान। साउथ सूडान कैसे जुड़ा भाई? क्योंकि पहले एक ही देश हुआ करता था जिसका नाम सूडान था, लेकिन सूडान के 2 टुकड़े हुए और एक तरीके से आप ये समझिए कि 2 देश बन गए, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। तो सूडान की जगह तो नॉर्थ ही रहा और जो दूसरा बना वो कौन बना भाई? साउथ सूडान। तो साउथ सूडान जो है इसका वो आखिरी मेंबर है जिसने एक तरीके से अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त करी 2011 में, और एक तरीके से वो यूएनओ में जुड़ गया। और बात करें इंडिया के ज्वाइन होने की, तो इंडिया जो ज्वाइन हुआ था ऑफिशियल रूप में वो 30 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो एक बात का और ध्यान रखें कि यूएनओ का जो फाउंडिंग मेंबर्स है उसमें इंडिया था, यानी कि 51 मेंबर जब जिन्होंने साइन किया और जिसको लेकर के यूएनओ को बनाया गया तो उस समय इंडिया था, बट वो ऑफिशियल रूप से उसमें ज्वाइन नहीं था। ठीक है, जो ऑफिशियल रूप से इसने ज्वाइन करा वो करा था भाई 30 अक्टूबर 1945 को, और इस तरीके से आपका यूएनओ बन गया।
चलिए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है भाई, कि जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, उसको रोकना और पूरे के पूरे विश्व में पीस को फैलाना। दूसरा क्या है कि प्रमोट करता है कॉपरेशन को, सहयोग को, ताकि जो भी देश वगैरह हैं उनके बीच जो भी दुश्मनी वगैरह है वो ख़त्म हो सके और दोनों के बीच में दोस्ती वाला जो माहौल है वो बढ़ सके। जो भी देशों के बीच में जो भी शत्रुता बढ़ी हुई है उसको कम करने का काम करता है, कि पूरे के पूरे विश्व में सामाजिक, आर्थिक और विकास के लिए जो कार्य करता है वो हमारा यूएनओ ही करता है। यानी कि सोशल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है वो पूरे के पूरे विश्व में कौन करता है भाई, यूएनओ करता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर बच्चों को खाना पीना तक नहीं मिलता, स्कूल तक नहीं मिलता। तो वहाँ पर क्या करता है यूएनओ जो फंड मिलता है दूसरे देशों से, वही उस फंड का इस्तेमाल करके वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा टू हेल्प कंट्रीज ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, आपदा, पैंडेमिक्स और एनी ग्लोबल क्राइसिस। यानी कि ये समझिए कि जब कोई आपदा आती है, कोई महामारी आती है, वैश्विक संकट आता है, तो बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फिर मान लो उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में भी कौन काम करता है भाई, यूएनओ उनकी सहायता करता है, और इसीलिए यूएनओ को बनाया गया है। ओके, तो यही था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। चलिए अब हम बात करेंगे मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन की। तो देखिए, अगर यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स की बात करें तो टोटल 5 ही है। इसमें जो पांचवा लिखा हुआ ट्रस्टीशिप काउंसिल वो आज के टाइम पर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने टोटल 6 लिख रखे हैं बस समझाने के लिए ही, बट पांचवा जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल वो काउंट नहीं होता है, उसको हटा दिया गया था। तो चलिए एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसका ऑर्गन है उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें अगर मेंबर्स की मैं बात करूँ तो इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर, यानी कि जब शुरू में जब आपका यूएनओ बना था तब से वो अभी तक वही है परमानेंट 5, और 10 कौन से हैं भाई आपके नॉन परमानेंट हैं, जो कि हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं, और यही फैसले लेता है जो भी बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उसको लेकर के। क्या, कौन, सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा आपका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो देखिए हर एक देश में अपना अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन आप ये सोचिए मान लो इंडिया पाकिस्तान में कोई दिक्कत वगैरह चल रही है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा कोर्ट सॉल्व करेगा, भारत का कोर्ट या फिर पाकिस्तान का कोर्ट। तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होगा, जो भी कंट्रीज हैं उनके भी जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कौन करेगा भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना। इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, और ये समझिए आपकी यूएनओस वर्ल्ड कोर्ट लोकेटेड एट दी हेग जो आपका है एक जगह है, अभी मैं भूल रहा हूँ, नीदरलैंड में है, हाँ सॉरी, कहाँ पर है, नीदरलैंड के हेग में है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करें सेक्रेटेरिएट की, तो जो सेक्रेटेरिएट है ये डे टू डे वाले जो वर्क होते हैं उसको सॉल्व करता है, और इसका जो हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। एक बात और ध्यान रखें कि यूएनओ का जो सबसे अपमोस्ट या फिर पावरफुल पोस्ट होती है वो सेक्रेटरी जनरल की होती है, और अभी के समय पर यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुतेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। ओके, चलिए बात करें जनरल असेंबली की। तो जनरल असेंबली जो होता है, जो भी ग्लोबल इशू होती है, जो भी दिक्कतें वगैरह होती है पूरे विश्व वाली, तो वहाँ पर सभी के सभी जो कंट्रीज़ हैं उनके जो भी डेलीगेट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और वहाँ पर जो भी डिस्कशन वगैरह होता है वो इस वाले में होता है, और इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं वो 193 मेंबर्स होते हैं। ओके, इसके अलावा ये एक तरीके से आप ये समझिए कि पूरे के पूरे विश्व का अपना अपना एक ये पार्लियामेंट है, जिसमें हर एक देश को एक वोट मिलता है। जो भी मतलब कोई सहमति वगैरह होती है उसमें दिखानी होती है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है आपका अभी के टाइम पर नहीं है, तो करेंटली इनएक्टिव, तो इसको हटा दिया गया है। और ये काम क्या करता है भाई, ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो भी कॉलोनीज़ होती हैं, कॉलोनीज कहने का मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए कोई देश है और कोई देश को किसी देश ने गुलाम बना लिया, तो उस चीज़ को वहाँ पर उस चीज़ को ख़त्म करना, उस देश को आज़ाद कराने का काम कौन करता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल करता है। फिलहाल के टाइम पर ये नहीं है, क्योंकि कोई भी देश जो है अभी गुलाम नहीं है। ठीक है, जो छठा आपका है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जिसको आप ये समझिए कि पूरे के पूरे विश्व में जो ग्लोबल इकोनॉमिक है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल इश्यूज़ हैं, उसको लेकर के ये सॉल्व करता है। यानी कि मान लीजिए कोई देश में गरीबी वगैरह है, भुखमरी वगैरह है, किसी देश का विकास नहीं हुआ, तो जो भी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है वो यूएनओ द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, इसमें टोटल जो है 54 मेंबर्स हैं, और इसका काम मैंने आपको बता ही दिया कि डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करना है। तो यही हमारे मेन ऑर्गन्स थे किसके भाई, यूएनओ के। चलिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। थोड़ा मैंने पहले ही बता दिया था
थोड़ा और बता देता हूँ। तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल जो आपका है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है यूएनओ का। इसमें टोटल 15 मेंबर थे। 5 मेंबर जो थे वो परमानेंट थे, जो कि मैंने आपको शुरू में बताए थे, यूएसए यानी कि अमेरिका, रशिया, यूक्रेन बोल रहा हूँ सॉरी मैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। यूनाइटेड किंगडम के या फिर ब्रिटेन के, ये ब्रिटेन ही कहेंगे हम यहाँ पर। तो 5 देश आपको परमानेंट मेंबर के याद रखने सिक्योरिटी काउंसिल के, और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट हैं, जो कि हर 2 साल पर जनरल असेंबली द्वारा तय किए जाते हैं, है ना। तो हर 2 साल में हर एक देश को यहाँ पर मौका मिलता है नॉन परमानेंट मेंबर का होने का, लेकिन इनका कोई फ़ायदा वगैरह नहीं, क्योंकि इनकी सुनी वगैरह कुछ नहीं जाती। जो भी फैसले वगैरह होते हैं वो परमानेंट मेंबर ही लेते हैं। देखिए जो परमानेंट मेंबर हैं इनके पास एक पावर होती है जिसका नाम होता है वीटो पावर। तो ऑल परमानेंट मेंबर हैव द स्पेशल पावर कॉल्ड वीटो विच मीन्स दे कैन रिजेक्ट एनी डिसीजन अलोन। अब ये समझिए आप कि जो वीटो पावर है ना, ये किसी भी चीज़ को ना करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए दी गई है। और आप ये समझिए कि अगर मान लो कि कोई रेजोल्यूशन आया और उस रेजोल्यूशन को 4 लोगों ने बोला कि ठीक है इसे पास कर देते हैं, और किसी एक देश ने वीटो का इस्तेमाल कर लिया, तो आप ये समझिए कि वो जो भी फैसला है वो फेल माना जाएगा। तो ये पावर होती है कौन सी, वीटो की। मतलब मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को जो सहमति दी गई वो यूएसए द्वारा, रशिया द्वारा, ब्रिटेन द्वारा और फ्रांस द्वारा दी गई, यानी कि 4 बड़े बड़े देशों ने जो कि परमानेंट मेंबर थे उन्होंने सहमति दी, और चाइना अकेला बोलता है कि भाई नहीं मैं वीटो का इस्तेमाल करूंगा, तो नॉर्मल सी बात है वो जो फैसला है वो पास नहीं होगा। तो ये वीटो पावर है, ठीक है। तो यही है वीटो पावर, जो कि सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट मेंबर्स को मिली हुई है, और इसी को लेकर के बहुत सारे देशों का ऐसा कहना है कि जो पावर है बहुत ज़्यादा गलत है, इसको हटा देना चाहिए। खैर, नीड फॉर रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो शीत युद्ध के बाद से ही ऐसा कहा जाता है कि जो भी यूएनओ आपका है उसमें बहुत सारे चेंजेस होने चाहिए। पहला चेंज तो यही होना चाहिए कि देखिए जो परमानेंट मेंबर हैं शुरुआत में जितने थे वो आज के टाइम पर भी इतने ही हैं, तो इसमें कोई बदलाव होना चाहिए। और साथ में जो नॉन परमानेंट मेंबर है जो 10 बने हुए हैं, इसकी भी संख्या को बढ़ाना चाहिए, यानी कि इंक्रीज द नंबर ऑफ दी बोथ परमानेंट एंड दी नॉन परमानेंट मेंबर्स। इसके अलावा यूएन का और भी ज़्यादा रोल होना चाहिए गरीबी को ख़त्म करने का, हंगर ख़त्म करने का, डिजीज़ ख़त्म करने का। जो डिजीज़ ख़त्म करने का तो नहीं, डिजीज़ में जो भी दिक्कतें वगैरह हैं उसको सॉल्व करने का, टेररिज्म जितने भी रूपों में है उसको ख़त्म करना, एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स को लेकर के काम करना। तो ये सब कुछ रिफॉर्म्स है जो यूएनओ को लेकर के बहुत सारे जो देश हैं वो चाहते हैं कि यूएनओ जो है इन सब चीज़ों पर भी काम करे। ओके, चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन दी परमानेंट एंड दी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए जो परमानेंट मेंबर है, यानी कि जो स्थायी सदस्य हैं, और जो अस्थायी सदस्य हैं, उनके बीच का मेजर डिफरेंस क्या है। तो पहली बात तो इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल तो यही है कि जो परमानेंट मेंबर है ये हमेशा के लिए, यानी कि जब से ये बना है तब से लेकर के अभी तक ही है। लेकिन वही नॉन परमानेंट की मैं बात करूँ तो हर 2 साल के लिए हर एक देश को मौका यहाँ पर मिलता है, यानी कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका जो कार्यकाल होता है यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में वो 2 साल के लिए होता है, ठीक है। वीटो पावर की अगर बात करूं तो परमानेंट मेंबर के पास होता है और नॉन परमानेंट के पास नहीं होता है। नंबर्स की बात करूं तो 5 ही हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। और जो नॉन परमानेंट है हर 2 साल में जनरल असेंबली द्वारा चेंज होते हैं, और ये कितने हैं, 10 हैं। इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनका सबसे ज़्यादा रोल देखा जाता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, और नॉन परमानेंट की बात करूं तो लेस पावरफुल है, क्योंकि कोई भी काम इनको मतलब ये समझिए आप कि ये नाम के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं, जो भी अपना सुझाव वगैरह है वो दे सकते हैं, लेकिन जो असली फैसले है वो कौन लेगा भाई, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वही ले सकते हैं, ठीक है। डिसीजन कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो परमानेंट मेंबर जो हैं वो कैन स्टॉप एनी डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, बट नॉन परमानेंट मेंबर्स कैन नॉट स्टॉप एनी डिसीजन, क्योंकि भाई इनके पास वीटो पावर नहीं होती है, परमानेंट के पास होती है। तो यही मेजर डिफरेंस है। तो 2 से 3 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है आपका ये डिफरेंशिएट करने का दोनों के बीच में, तो आप कुछ इसी प्रकार से करिएगा, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन, यानी कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान। तो भारत जो है शुरुआत से ही कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूटेड टू वेरियस यूएन प्रोग्राम्स एंड द मिशन। जो भी यूएन प्रोग्राम चलाता है गरीबी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, किसी जगह के विकास को लेकर के, तो इसमें इंडिया जो है हमेशा कंट्रीब्यूट करता है पैसे के रूप में। और साथ में ही शांति और सुरक्षा को लेकर के भी जो भारत है यूएनओ का साथ देता है। डिसआर्मामेंट को लेकर के, यानी कि निशस्त्रीकरण, जिसमें हथियार वगैरह नहीं बनाने चाहिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस चल रहा तो उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यूएनओ की। जैसे कि मान लीजिए कोरिया क्राइसिस, जिसके अंदर कोरिया के बीच में वॉर चली थी, तो दोनों देशों के बीच में वॉर चली, तो भारत ने अपनी शांति सेनाएं भेजी है, फिर युद्ध को ना करने की सुझाव दिया था। जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया के बीच में भी वॉर चल रहा है, तो इसमें इंडिया जो है किसी की भी तरफ नहीं है, वो चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए। तो यही एक तरीके से रोल यहाँ पर प्ले करता है इंडिया। ऐसे ही स्वेज कनाल में जिसमें युद्ध हुआ था मिस्र
और ब्रिटेन के बीच में युद्ध होने वाला था, हुआ भी था थोड़ा बहुत, लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ, उसको रोका गया यूएनओ द्वारा ही। और एक और है इसके अंदर जो इराक इन्वेजन ऑफ द कुवैत, जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था 1990 में, तो बहुत सारे देशों ने मिलकर के फिर इसको ऊपर हमला किया ताकि इसको बचाया जा सके। तो उसमें इंडिया भी था जिसमें इसने इसको बचाने का काम किया था। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि इंडिया भी यूएनओ के साथ मिलकर के पूरे विश्व में शांति के और शांति सुरक्षा को लेकर के काम करता रहता है। इसके अलावा भारत का सपोर्ट कौन कौन सी चीज़ों में वो भी देख लेते हैं। तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन यानी कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारत का हमेशा सहयोग रहता है। जो भी उपनिवेशवाद है यानी कि कॉलोनियलिज्म यानी कि जब देश किसी देश को गुलाम बनाते हैं, तो इस चीज़ के विरोध में भारत हमेशा खड़ा रहता है। रंग भेद के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। इसके अलावा एजुकेशनल, इकोनॉमिक और कल्चरल फील्ड में भारत का हमेशा यहाँ पर योगदान देखा जाता है ताकि विश्व में ये सब चीज़ें सही तरीके से काम कर सकें। तो अगर क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क्स में आता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, जिसमें पूछा जाएगा आपसे इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी यूनाइटेड नेशन, तो आपको इसमें यही सब पॉइंट्स बताने हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ द परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि अगर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य चाहिए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स मैंने आपको बताया था कि 5 होते हैं, अगर उन 5 में आपको जगह बनानी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, वो सवाल है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपकी जो इकोनॉमिक पावर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर। दूसरा कि जो आपकी मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, फिर जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए। साथ में अगर आपके देश की जो पॉपुलेशन है वो लार्ज है तो साथ में आपके पास बड़ी जगह भी होनी चाहिए। नहीं कि आपके पास देश बहुत ज़्यादा छोटा है और आपने जनसंख्या बहुत ज़्यादा कर रखी हो, तो आबादी के लिहाज से आपका जो राष्ट्र है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। साथ में कंसिस्टेंट होने चाहिए आप यूएन में बजट के कंट्रीब्यूशन को लेकर के, यानी कि आपको हमेशा उसमें बजट पे करना चाहिए। साथ में आपको रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि आपके देश में लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। और साथ में जो भी डाइवर्सिटी है उसको आप रिप्रेजेंट करें, जो भी आपकी विविधता होती है, सांस्कृतिक विविधता। ऐसा ना हो कि आप अपने देश में केवल बहुलवाद को अपनाएं और बाकी जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको अपनाएं ना। यानी कि जो भी लोग होते हैं अलग अलग धर्मों के, और किसी देश में मान लो किसी धर्म के ज़्यादा लोग हैं तो जो देश होते हैं वो ज़्यादातर उसके सपोर्ट में रहते हैं, तो ऐसा ना हो। तो ये सब वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि अगर ये सब चीज़ें किसी देश के पास हैं तो वो परमानेंट मेंबर बन सकता है। हालांकि नहीं बन पाता है क्योंकि बहुत सारे क्या वो जो 5 कंट्रीज़ हैं जो ऊपर वाली वो चाहती ही नहीं है कि किसी और को यहाँ पर मौका मिले, वरना इंडिया के पास ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत हैं जिससे वो परमानेंट मेंबर बन सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मेकिंग द यूएन मोर रेलिवेंट इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो देखिए बात क्या है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यूएन का काम क्या है कि जो भी विश्व वगैरह है ना, यहाँ पर शांति सुरक्षा को बनाए रखना, जो देश आपस में लड़ रहे हैं उसको रोकना। अब यहाँ पर हुआ क्या, इजराइल पैलेस्टीन में वॉर चली तो वहाँ पर भी यूएन नहीं रोक पाया। यूक्रेन रशिया में वॉर चली वहाँ पर भी नहीं रोक पाया। और रोक क्यों नहीं पाया भाई, क्योंकि एक तरफ में रशिया लड़ रहा है, एक तरफ में आपका अमेरिका लड़ रहा है, जो अलग मतलब लड़ क्या रहा है उनके सपोर्ट में ही एक तरीके से। और इस वजह से आप ये समझिए कि ये जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं इसके चक्कर में यूएनओ कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये डिसीजन लेगा तो नॉर्मल सी बात है यूएनओ पर ही खतरा आ जाएगा, यूएनओ को ही जो फंड वगैरह मिलते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यूएन को भी मोर रेलिवेंट होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है वो हमें देखना, तो वही है पीस कीपिंग कमीशन बनाए एक तरीके से ये अलग से, और ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाए, जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह हैं पूरे के पूरे विश्व में वो बड़े स्तर पर करे। डेमोक्रेसी फंड बनाए, जो भी टेररिज्म वगैरह है कितने भी टाइप्स के होते हैं उनको एक तरीके से उनकी निंदा करना, उस तरीके को ख़त्म करना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए हम यूएन को एक तरीके से मोर रेलिवेंट बना सकते हैं आज के समय में। तो ये कुछ सुझाव हैं। सुझाव कहने का मतलब आप ये समझिए कि जैसे मैंने आपको नीड फॉर्म्स रिफॉर्म में बताया था, नीड फॉर रिफॉर्म्स, तो उसमें आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि आखिर कौन कौन से चेंजेस यूएनओ को करने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वाई द यूएन स्टिल मैटर्स इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो यूएन मैटर्स क्यों करता है यूनिपोलर वर्ल्ड में। यूनिपोलर का मतलब आप समझते होंगे जैसे कि बाईपोलर में क्या था कि जो पूरा का पूरा विश्व था वो 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया था, लेकिन अभी के टाइम पर क्या है एक ध्रुवीय विश्व, यानी कि सभी के सभी देश जो हैं वो इक्वली हैं बेसिकली, आप ये समझिए। और जो यूनिपोलर वर्ल्ड है इसके अंदर जो डोमिनेशन जो देखा जाता है वो यूनाइटेड स्टेट्स का देखा जाता है, और साथ में जो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो यूएस में ही है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम सही से नहीं कर पाता यूएस, क्योंकि वो दबा रहता है किसके अंडर में भाई,
यूएन जो है वो दबा रहता है किसके अंडर में भाई, यूएसए के अंडर में, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस द यूएन कैन नॉट फुल्ली कंट्रोल यूएस एक्शन बट इट रिमेन्स अ की प्लेटफॉर्म वेयर अदर कंट्रीज कम टुगेदर डिस्कस एंड ट्राई टू बैलेंस ग्लोबल पावर। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि यूएसए का डोमिनेंस वैसे भी पूरे के पूरे विश्व में देखा जाता है और वहीं पर यूएन का हेडक्वार्टर भी है और इस वजह से यूएन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी आपको समझने वाली एक बात है कि हमारे पास फिर भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक तरीके से यूएस को या फिर मान लीजिए जो रशिया हो गया, इनके एक्शन को हम रोक सकते हैं, वहाँ पर डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है ताकि जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत लगाम लगाया जा सके और इसीलिए यूएन जो है आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज़ की जो अलग अलग चीज़ों पर काम करते हैं। ठीक है, और ये सभी यूएनओ के अंडर में ही आते हैं, बहुत सारे कुछ इसमें से अलग टाइप के भी एनजीओज़ हैं। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला आपका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हमने आईएमएफ कहा था। ये जो फाउंडेड हुआ था वो 1944 में फ्रेमवर्क में, और अगर साइन की मैं बात करूँ तो 1945 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है और इसमें जो मेंबर्स है 189 है। इसका काम क्या है भाई, इसका काम यही है, वही फाइनेंस सिस्टम का है, देशों को फाइनेंशियल लोन देना, जो भी फाइनेंशियल सहायता होती है, वित्तीय सहायता होती है, जो भी किसी देश को पैसे वगैरह की जरूरत है तो उसमें ये पैसे वहां पर मुहैया करवाता है। कौन, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा आपका है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो फाउंडेड हुआ था वो 1945 में हुआ था और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में ही है और इसमें जो मेंबर्स हैं 189 है। इसका भी पर्पस क्या है भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना और रूरल डेवलपमेंट करना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और जो भी देश हैं वहाँ पर गुड गवर्नेंस हो। और एक तरीके से ये भी देशों को पैसा ही मुहैया करवाता है वर्ल्ड बैंक, क्योंकि पूरे के पूरे विश्व का एक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बताया मैंने आपको, वाशिंगटन डीसी में। अगला है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, पहले ये गेट था, जर्मन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ करके था ये पहले, और बाद में ये बन गया आपका WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसको जो फाउंडेड किया गया था वो 1995 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो आपका है वो जिनेवा में है। जिनेवा जो आपका है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स है 164 हैं और जो भी पूरे के पूरे विश्व में जो भी ट्रेड से लेकर जो रूल बनाए जाते हैं ताकि विश्व के भी देशों में या फिर जो भी देश हैं आपस में व्यापार सही तरीके से कर सकें, कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो उसको लेकर के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। अगला आपका है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो IAEA जिसका जो हेडक्वार्टर आपका है वो ऑस्ट्रिया की एक जगह है वियना, वहाँ पर है और इसका काम यही है कि ये प्रमोट करता है भाई पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड प्रिवेंट इट्स मिलिट्री यूज़। तो IAEA काम क्या है भाई कि जो भी देश हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो केवल पीसफुल तरीकों के लिए करें और इसका इस्तेमाल मिलिट्री यूज़ के लिए ना करें। जो देश आपस में लड़ते हैं, कहीं पता चले कि वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या बनाया गया भाई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। चलिए अब बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो आपका है वो 1961 में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है और इसका पर्पस क्या है कि पूरे के पूरे विश्व में जो भी ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं, यानी ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए काम करता है। जो भी वॉलंटियर्स हैं इसके, इनका काम यही है कि जो भी मानवाधिकार हैं, मान लो जो गरीब लोग हैं या फिर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा जाति होती है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है, उनके लिए फ़ाइट करता है। फाइट करने का मतलब यही है कि रिपोर्ट वगैरह लाता है, वहाँ की सरकार पर दबाव बनाता है कि भाई आपके देश में जो कम संख्या के लोग हैं उनके साथ आप जाति कर रहे हैं तो उसको आप रोकिए। तो ऐसा काम कौन करता है भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल। वैसा ही एक और है आपका, ये दोनों के दोनों NGOs हैं, ध्यान रखिएगा। ये आते हैं कि ह्यूमन राइट्स को लेकर के 2 NGO के नाम बताइए, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच दोनों साथ में आप लिखिएगा। तो ह्यूमन राइट्स वॉच का भी सेम वही काम है। इसका जो फाउंडेड हुआ था 1978 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर वो आपका न्यूयॉर्क में है और इसका काम क्या है, एन NGO एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड कंडक्टिंग इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड वायलेशन वर्ल्ड वाइड। तो पूरे के पूरे विश्व में जो भी ह्यूमन राइट्स को लेकर के वायलेट करते हैं देश, उनकी रिपोर्ट वगैरह छापने का भी काम कौन करता है भाई, ह्यूमन राइट्स वॉच करता है और साथ में ही उन देशों पर दबाव बनाने का भी काम करता है। तो यही 2 काम है एमनेस्टी इंटरनेशनल के और ह्यूमन राइट्स वॉच के, ताकि पूरे के पूरे विश्व में सभी के सभी जो लोग हैं वो सही तरीके से रह सकें, उनके मानवाधिकारों के साथ कुछ छेड़खानी ना हो उनकी सरकार द्वारा। तो ये सब चीज़ें कौन तय करता है भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच, ये दोनों के दोनों क्या हैं, NGOs हैं। ओके, चलिए
अगला आपका है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का काम ये है कि जब भी कोई वॉर वगैरह होती है तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनको क्षति वगैरह पहुँच जाती है, चोट वगैरह लग जाती है, तो वहाँ पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी पहुँचती है उनकी देखभाल के लिए, और जो भी वायलेंस वगैरह है उसको रोकने के लिए या फिर उनकी सहायता के लिए, जो भी चोट वगैरह लगी है उनको पट्टी बांधना, हॉस्पिटल लेकर के जाना। तो ये काम किसका होता है भाई? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का। अगली बात करते हैं ग्रीन पीस की। तो फाउंडेड इन 1971, ग्रीन पीस रेज अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड अबाउट द एनवायरमेंटल इशू, प्रेशराइज करता है बेसिकली गवर्नमेंट को कि भाई आप जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉ बनाइए, तो पूरे के पूरे विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि भाई जो हमारा पर्यावरण है वो बचा रह सके। उसका काम कौन करता है भाई? ग्रीन पीस करता है। ओके, चलिए, तो भाई यही था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। थैंक यू फॉर वाचिंग। और मैं चाहूँगा कि आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी छोटी सी भी दिक्कत, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और साथ में ही अगर आपको किसी चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो भी आप लिख दीजिए, मैं देखूँगा उसको। और चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। साथ में ही अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं amreshacademy.in। और फिलहाल इतना ही। चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा।